तो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। Right, round two. Front squat तो lunge. स्टैटिस्टिक्स 40 क्या काम seconds. में आती है? Let's go. ये कॉम्प्लेक्स डेटा को As you can. सिंप्लीफाई करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स डेटा? लेट्स सपोज आपकी इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है। पहले वाले क्या है 10, That core turned on. दूसरे क्या है 20, एक क्या है Breathing. 15, एक क्या है 18, एक क्या है 17, एक क्या Right there, है guys. एक क्या है 15, एक क्या है 20, एक क्या है 18, एक क्या है I don't know 15, what to do with your hands. एक You क्या can है have them 16, behind एक you. क्या है 10, In front of me. Just balance. 9, 12, Keep going. 12, एक क्या है 15, एक क्या है 12, एक क्या है 18, फिर 15, And we're done. फिर आपके एक के आगे 10, एक के आगे 20, एक के आगे 15 और एक के आगे 20। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 20 हो गए। अब ऐसा याद करना आसान है या ये ऐसे याद करना आसान है कि 10 स्कोर लाने वाले, Second movement. Speed walkout. Remember this one? 40 seconds 10 on. स्कोर लाने वाले जो है 3 बच्चे हैं, Let's go. ठीक है। देन उसके बाद जो है बड़ा नंबर है 12, Stretch your pride 12 out. स्कोर लाने Push up वाले if you 1, like. You don't have to. Depends on ठीक how है। you देन feel. 15 का स्कोर लाने वाले जो हैं 2 Many reps as possible. 6 लोग हैं। देन 16 का स्कोर लाने वाले 1 है, 17 का स्कोर लाने वाले, 10 to go. Keep working 18 का hard. स्कोर लाने वाले और 20 का स्कोर लाने वाले। We're done. कौन सा याद करना ज्यादा आसान है? ये सारे नंबर से इसको याद करना ज्यादा आसान है, नीचे वाला। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, इजी टू लर्न, इजी टू ग्रास्प, इजी टू अंडरस्टैंड कर देता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। Our third movement is the Romanian one-legged deadlift is very to difficult deadlift for an jump. Ready? individual to understand Let's the go. whole data, इसलिए आप लोग पूरे डेटा को कॉम्पैक्ट करते हो ताकि आसानी रहे समझने में। Up. And then change legs. Get that balance. आगे Real good stretch. सेकंड पॉइंट है आपका We might see some people that like to do with their hands behind their heads. That's fine too. Whatever's best for your balance. प्रेजेंट डेटा इन डेफिनेट फॉर्म। And we're done. तो इस टाइम का क्या मतलब है? टू प्रेजेंट डेटा इन अ डेफिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इफ आई से Okay, round 3. Squat to the front lunge. Ready? Let's go. Squat. Lunge. एंड इफ आई से अक्षर Squat. Opposite leg. Let's go. Let's get some reps in this time. Third round. कौन सी चीज ज्यादा डेफिनेट है, कौन सी चीज ज्यादा फैक्ट लग रही है, कौन सी चीज ज्यादा विश्वास दिला रही है कि अक्षर में दिमाग है। Great for any young boy or girl who wants to be a fast bowler. Good for the glutes. Well, this one squat. Make sure you squat first. हाँ। There you go. तो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपके पूरे डेटा को डेफिनेट इंफॉर्मेशन देता है। इंटेलिजेंट बोलना काफी, how can you prove that person is intelligent? Definitely is the person in the code। And तो ये we're जो done. स्टैटिस्टिक्स है ये आपको Excellent. डेफिनेट फॉर्म देती है। या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, अक्षर इज इंटेलिजेंट देन पूनम, ठीक है। और मैं लिखूं अक्षर स्कोर 90% इन कोड्स एंड पूनम स्कोर 80
50% Right, second इनको। movement in round अब 3. कौन सी चीज Speed ज्यादा walkouts. फैक्चुअल लग रही Ready? है? Let's go. सेकंड वाले। तो स्टैटिस्टिक्स जो है नंबर्स, If we can. ये आपकी बात को ज्यादा प्रूव करते हैं। Then Get 4 हमारा on. थर्ड आता Guys है and girls in experience. And a push up. Good. कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा काम ही क्या है? कंपैरिजन करना। Great exercise ठीक for है? you. तो अगर उसमें है इसके है One for stretch. कोई और बंदा है One more in for get. उसके Alright. बड़ा Well फर्स्ट done. रैंक इसकी, सेकंड Very रैंक good. इसकी, थर्ड रैंक इसकी। कंपैरिजन करने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। क्या? बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो उसका पार्ट था, फर्स्ट वाले माइक्रो का Our पार्ट था। third movement is the one-legged आपको Romanian अगर एक deadlift 40,000 की to नौकरी मिल रही है, deadlift jumps. Ready? एक 35 की Let's मिल go. रही है और एक 20 की मिल रही है, तो बताओ कौन सी नौकरी बेटर है? सैलरी वाली। और इसका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या The होगा? thing too is that when you're doing your deadlift jumps, nice and quiet. वो जो था तुमने जो बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है Really, really good for your stability, your ankles, quads. Nice and quiet, soft landing. फैसिलिटेट 10 seconds to go. प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। And we're done. Great stuff, guys. स्टैटिस्टिक्स जो है आपको प्लान करने में, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। किस तरह से करती है? कोरोना की वजह से, ड्यू टू कोरोना 12 million people lost their job. We're on our fourth and last movement of round 3. Frog jumps, or the froggies as we like to call them. तो हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चला, डेटा कलेक्ट करके Let's go. कि 1 करोड़ से ज्यादा 40 लोगों की seconds on. नौकरियां चली गई। 20 seconds अगर next. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई तो उनकी अर्निंग क्या होगी? Think about good technique. डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो You क्या can वो get लोन nice and पे कर straight. पाएंगे? If you're looking up too much and arching, नहीं भर पाएंगे। इसकी वजह से क्या पॉलिसी Core ली as गई, well. क्या प्लानिंग करी गई कि आप लोगों को लेट दे सकते हो, 6 महीना आगे करके दे find your सकते हो। fingertips if you want. ठीक है, तो आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स आता है उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो, पॉलिसीज Less बनाते than हो। 10 seconds, guys. इसका एक Keep और going. एग्जांपल है। लेट्स सपोज तुम्हारे 10th में Right. या 12th 11th Done. के एग्जाम होते हैं बोर्ड के, 3 down. उसमें आपके अकाउंट्स में On you आए go. 90, इंग्लिश में आए 82, बीएससी में आए 77, इको में आए 95 और आपके फिजिकल है अगर आपके पास तो उसमें आए आपके 88। इसको देख के क्या लग रहा है सब्जेक्ट कौन से सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा है आपका? इको। घर वाले बोलेंगे या तो इको ऑनर्स कर ले या फिर सीए बन जा। ठीक है, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे Right, प्लानिंग round की 4. पॉलिसी फॉर्म होगी। First exercise is the squat with front lunge. Ready? Let's go. Squat, front lunge. So one leg first, then opposite leg. Come on, keep going. It's the last time you do this exercise. Punch out. Real good numbers here. That's it. It's the last lap, guys and girls. Looking good. Next function of statistics is to help in forecasting. Keep your technique, even though you're getting more numbers out. Technique. Good through the hips. सो आपका पॉइंट आता है अगला फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फॉरकास्टिंग। तो आपको स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प करता है? बिकॉज सी आपके बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का डाउट रहता है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं, तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स यू। कैसे आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है? लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, आप बहुत सारी चीज़ें रखते हो, वहाँ पे आपने देखा कि लेट्स सपोज कोरोना में
लॉकडाउन लग गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने क्या करा, कौन कौन सी आइटम्स अपनी बढ़ा ली, आपने सूजी, मैदा, ये सब बढ़ा लिया, बिकॉज यू रियलाइज कि पीपल आर स्टेइंग इन देयर होम्स, तो वो खाने पीने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे व्हेन एवरीबॉडी इज एट होम, तो खाने पीने की आइटम्स में फूड आइटम्स बढ़ जाएंगी। तो स्टैटिस्टिक्स आपको अनुमान लगाने में हेल्प करता है कि मैक्सिमम पीपल आर एट होम, तो किस किस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। देन दे रियलाइज सैनिटाइजर्स, मास्क, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इम्पैक्ट से बचना है कोरोना के, तो उन्होंने इन चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी। तो स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आगे आप किस तरह से काम करो, आगे क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स यू इन फोरकास्टिंग द थिंग्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टेस्टिंग एंड formulation of hypothesis। अब आपको पूछेंगे ये हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं लोग, इट्स नॉट हाइपोथेसिस, इट्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, आप पहले से ही एक कंक्लूजन दे देते हो, एक कंक्लूजन आप एडवांस में दे देते हो कि जो मैं अब सर्च करने जा रहा हूँ, जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, उसका रिजल्ट यही आएगा। जैसे कि आपने अगर ये सोचा है कि आपका हाइपोथेसिस आपने दिया और आपने कहा कि गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स, कि मैं क्लास में बच्चों की नॉलेज टेस्ट करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा आएगा, और उसका रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये आएगा कि गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। गर्ल्स जो है दे आर नॉट बेटर देन गाइज, दे आर नॉट बेटर देन बॉयज इन मैथ्स। ये आपका हाइपोथेसिस था। अब ये जो आपने हाइपोथेसिस सोचा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको जानने के लिए आप टेस्टिंग करोगे, क्लास में जाओगे, तो वहीं आपके 20 बच्चे होंगे, 10 बॉयज लेट्स सपोज, 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। आपने पूछा सबसे कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, 20 में से कितने मार्क्स आए मैथ्स में। लड़कों ने बोला 20, 18, 15, 20, 16, 14, 10, 8, ठीक है, 3, 4, 7, 6, 10, 8, इस तरह से मार्क्स आए हैं। वहीं पे गर्ल्स से पूछा कितने मार्क्स आए हैं, 17, 18, 15, 16, 18, 17, 20, 18, 3, 8, 16, 14। हमने कहा टोटल करोगे कितने आते हैं, इसका टोटल आया हमारा 20, 10, 18, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19 और 4, 23, 23 और 8, 32, 32 और 6, 38, 38 और 8, 46, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 146 बॉयज़ का ये टोटल आया, 10 लड़कों का 20 मार्क्स के हिसाब से। लड़कियों का टोटल आया 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 6, 26, 26 और 8, 34, 34 और 7, 41, 41 and 8, 49, 49 and 6, 54 and 4, 58, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने देखा लड़कियों का मैथ्स का स्कोर बेटर आया, उससे मेरे हाइपोथेसिस का क्या टेस्ट निकला, माय हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। तो स्टैटिस्टिक्स आपका ये भी जानने में हेल्प करती है कि जो आपने हाइपोथेसिस ले रखा है, जो आप पहले से कंक्लूजन लेके चल रहे हो अपने दिमाग में कि मेरे टेस्ट का यही आंसर आएगा, वो करेक्ट है या नहीं है, ये भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है जानने में, ठीक है। तो नंबर्स आपको ये भी जानने में हेल्प करते हैं कि आपकी सोच सही है या गलत है। उसके बाद आपका लास्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, आपको मैक्सिमम 5 याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 5 कोई भी याद कर लीजिएगा अपनी मर्जी के, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टू एनलार्ज
individual experience and knowledge, individual experience and knowledge. When you know statistics, जब आप statistics करते हैं, नंबर से डील करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज सीखते हैं लाइक मीन, मीडियन एंड मोड, इससे क्या होता है, आपका ब्रेन एनलार्ज होता है, इससे आपका ब्रेन एनलार्ज होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका नॉलेज लेवल बढ़ता है, आप रैशनली थिंक करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रॉडर करता है। ये सारे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको याद रखना है। देख लिया आपने? ये फंक्शंस मैं दोबारा से बता रही हूँ। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, second point, present data in definite form, make comparison, planning and policy formulation, देन आपका होता है फोरकास्टिंग, देन आपका होता है टेस्टिंग, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, improve your knowledge. ये सारे फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से आपको 3 मार्कर आएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अलग अलग जगहों पे स्टैटिस्टिक्स बहुत काम आती है। जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज को स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिक्स से डील करते हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कि क्या क्या देश के आर्थिक प्लान्स होने चाहिए, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन बिजनेस रन करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है। हम सबका सेपरेटली आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स याद करने होंगे। तो सबसे पहले होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट में स्टैटिस्टिक्स का क्या रिक्वायरमेंट होता है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पसेस। तो आज की डेट में हमारे देश में कितने लोग हैं, क्या क्या एज ग्रुप के हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके के स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करने का काम किसका है, ये हमारी देश की सरकार का है। अलग अलग पर्पसेस के लिए सरकार डेटा कलेक्ट करती है। Then अगला है the role of government has increased, which requires much greater information in the form of numerical figures to fulfill the welfare objective in addition to the efficient running of their administration. तो हमारी सरकार का काम बढ़ता जा रहा है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए सरकार जो है मैक्सिमम कोशिश करती है जितना डेटा गैदर कर सके करे, ताकि लोगों की भलाई उसी हिसाब से की जा सके। कितने लोग आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, किसको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उन सब का डेटा कलेक्ट करती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के काम आता है। देन पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स, forecasting, demand analysis are extensively used in formulating economic policies. हमारे देश की आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम आते हैं कि अभी जो है पेट्रोल की डिमांड है कि नहीं है, अभी गोल्ड की डिमांड है कि नहीं है, अभी जो हमें ये मेडिसिन है वो सस्ती रखनी है कि हमें महंगी रखनी चाहिए। तो ये सब जो है फोरकास्टिंग करने के लिए ये कौन हेल्प करता है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स हेल्प करते हैं कि हमें लोन सस्ते करने हैं या लोन महंगे करने हैं, लोन अभी प्रेशर बनाना है या नहीं बनाना है। Everything depends upon the statistics. In a democratic, next point, in a democratic country like India, various political groups are also guided by the statistical analysis regarding their popularity in the masses. कि मुझे किस एरिया से कितने वोट मिलेंगे,
ये भी स्टैटिस्टिक्स है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी पार्टी कितनी फेवर में है या कितनी फेवरेबल है, कितनी फेवरेट है लोगों के, क्या लोग मेरी पार्टी से खुश हैं, क्या लोग मुझे इस साल वोट करेंगे, पावर देंगे या नहीं देंगे, वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनता है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। सबसे पहले एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टेक सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स इन ऑर्डर टू प्रूव वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज इन इट। तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे, चाहे इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी पढ़ो, मैक्रो माइक्रो एनीथिंग यू स्टडी, एनी थ्योरी यू स्टडी, हर किसी के पीछे नंबर्स चल रहे होते हैं। तो अभी आप फर्दर पढ़ेंगे डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग, आपका जो है कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, हर किसी के अंदर नंबर्स का यूज़ है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है तो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं कर सकते। देन स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़। हमारे देश की आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए, आर्थिक जितनी भी प्लानिंग है उसको करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। Most of the economic problems are capable of being expressed in numerical figures. For example, output of agriculture, volume of export. आपका हर चीज़ को आप जो है नंबर्स में दिखा सकते हैं। Engage the data is affected by multiplicity of factors. Further, it can be shown the other condition prescribed for statistical data are also satisfied. तो आपके देश में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हर देश के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इम्पोर्ट है, इन हर चीज़ को आप नंबर्स के अंदर शो कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स के अंदर नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद सम यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक्स भी अपने आप में एक साइंस है, उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं और हर थ्योरी के लिए पीछे नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोग उसे कम लेंगे, ठीक है। तो उनको ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने नंबर्स का यूज़ किया कि अगर टमाटर 50 का हो गया तो लोग 1 किलो ले रहे हैं, टमाटर 20 का हो गया तो लोग 2 किलो ले रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये नंबर्स के थ्रू आप अपने लॉज को प्रूफ कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, आप जो नंबर्स हैं इनके द्वारा बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि कितने लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, कितनी जॉब्स निकालनी चाहिए, कितनी सैलरी रखनी चाहिए, ये सब के थ्रू भी आप जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नंबर्स के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। देन स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर में होता है कि आज एक बिजनेस को करने के लिए एक ही सेलर है, एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं या ग्रुप ऑफ सेलर्स हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब जानने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम आती है। हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। आप जो है फॉर्मूलाज का यूज़ ले सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आपको फॉर्मूला देता है, जिस फॉर्मूलाज लर्न करते हैं एंड उससे आप मैथमेटिकल रिलेशन लगाते हैं चीज़ों के अंदर कि मीन क्या निकलेगा, मोड क्या निकलेगा, मीडियन क्या निकलेगा, इस चीज़ का। ये जो सीरीज़ ऑफ नंबर दे रखे हैं इसमें मीन नंबर कौन सा है, तो आप मैथमेटिकली उनको सॉल्व करते हो इकोनॉमिक्स को थ्रू स्टैटिस्टिक्स। प्राइस एनालिसिस में हेल्प करता है कि आज से 10 साल पहले इस चीज़ का क्या दाम था, अब क्या दाम हो गया है, कितने परसेंटेज का फ़र्क आ गया, ये सब भी आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक और इकोनॉमिक प्लानिंग काफ़ी मैचिंग है। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर भी जो है कि आप देश की कोई भी प्लानिंग करो, देश के लिए इकोनॉमिकली कुछ भी प्लान करो, ठीक है, आपको उसके अंदर नंबर्स की रिक्वायरमेंट है ही है। तो विदाउट नंबर आप इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, मनी, तो वो भी नंबर्स में होती है। तो आप उसके लिए आपको मैथ्स की, स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। देन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि मेरे देश ने डेवलपमेंट ग्रोथ करी है कि नहीं, क्या मेरे देश के रिसोर्सेज बड़े हैं कि नहीं। थर्ड पॉइंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिगार्डिंग एन इकॉनमी में रिवील सर्टन क्रूशियल एरियाज लाइक रेट ऑफ इन्फ्लेशन, की कितनी तेज़ी से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपको ये पता चल जाएगा स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कि हमारे देश में गरीबी घटी कितने परसेंट से या बढ़ी कितने परसेंट से, हमारे देश में जो है पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स जानने में हेल्प करता है। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है उसको स्टैटिस्टिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको नंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है।
तो अगर आपको एक बिजनेस फर्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस का, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स फिजिबिलिटी, कि क्या लोकेशन होगी, क्या आउटपुट होगा, क्या इनपुट होगा, क्या मार्केट शेयर होगा। उसके द्वारा आप जो है मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं, कोई प्लान है आपका, तो उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं कि करंटली क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है जो मैं प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, क्या उसके लिए मुझे बिज़नेस को अपने जो है घर के पास रखना चाहिए या दूर रखना चाहिए, मार्केट के नियर बाय रखना चाहिए कि दूर रखना चाहिए, मुझे जो है प्रोडक्ट महंगा रखना चाहिए, सस्ता रखना चाहिए, कितना क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कितनी लेबर रखनी चाहिए, कितनी मशीन्स रखनी चाहिए, हर वो चीज़ स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करती है। और अगर आपका स्टैटिस्टिक्स वीक है तो आप बिजनेस में लूज़ कर सकते हो, बिजनेस में हार सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, आपको जो है स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है कि आने वाले समय में आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है। आने वाले समय में कोरोना टाइम्स में जहाँ बच्चों के एग्ज़ाम्स दिलाने ही हैं, ऑनलाइन टीचिंग की कितनी डिमांड हो सकती है तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स निकालो, सैनिटाइजेशन की कितनी डिमांड हो सकती है तो सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट, फेस मास्क, ये सब निकालो। तो आपको फोरकास्ट करने में आपके प्रोडक्ट की डिमांड को हेल्प करता है कि इस ग्रॉसरी स्टोर खोलना ज़्यादा बेटर होगा या फिर जो है मेकअप स्टूडियो खोलना ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑब्वियसली ग्रॉसरी स्टोर इज़ एनी डे मोर इम्पॉर्टेंट, आपको कमाई करके देगा, आपकी कमाई बढ़ा देगा। ठीक है, लग्जरी आइटम में लोग इन्वेस्ट ना करके अपनी डेली नीड्स के अंदर इसको ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी डिमांड क्रिएट करेगा कि अगर आप ग्रॉसरी की डेली नीड के आइटम में हो तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो। देन फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, कि किस समय पे कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, वो भी स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करता है कि गर्मियों के दिनों में मेरी एसी की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो तब एसी ज़्यादा बनाओ, सर्दियों के टाइम में कम हो जाती है तो इतने ही रखो। तो ये भी आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। देन क्वालिटी कंट्रोल, कि मेरे जो है एक दिन में इतने प्रोडक्ट बनने चाहिए, इतने बन रहे हैं कि नहीं, मेरे जो है अगर 100 यूनिट्स बन रहे हैं तो उसमें 1 या 2 खराब चलेंगे, 10 खराब हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो थ्रू स्टैटिस्टिक्स, कितना नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देन आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करते हैं कि क्या दाम रखने हैं, कब लॉन्च करना चाहिए, कब नहीं लॉन्च करना चाहिए, ये सारी स्ट्रैटेजी भी आपको हेल्प करता है। अकाउंट्स के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो हर चीज़ के अंदर बिजनेस में भी आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। एनी 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हर चीज़ जो इतने फ़ायदे दे रही है कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान भी होंगे उसके, बहुत ज़्यादा ना हो पर कुछ तो होते हैं, राइट। सो सबसे पहली कमी जो होती है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव फिनोमेना। आप कितने अच्छे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कितने रुपए का डोनेशन दिया वो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपका क्वालिटी डजेंट मैटर, पॉवर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ, ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। वेयर एज योर नंबर, योर आप बोर्ड का परसेंटेज, योर डोनेशन, योर अकाउंट बैलेंस, दीज थिंग्स मैटर। तो जो स्टैटिस्टिक्स है सिर्फ क्वांटिटी से डील करता है, क्वालिटी से डील नहीं करता। बट कई बार क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, बट स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इट, तो कुछ कमी रह जाती है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल, जस्ट 25 रुपये इज़ नथिंग। ठीक है, नंबर्स का ग्रुप हो, बहुत सारे नंबर्स हों जो कंपैरेटिवली एक दूसरे कंपैरिजन के लायक हों, तो वो स्टैटिस्टिक्स बनता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, जस्ट नॉट सिंगल वर्ड, सिंगल नंबर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप ऑफ नंबर्स विच कैन बी कंपेयर टुगेदर बिकम्स स्टैटिस्टिक्स। ये सेकेंड लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। नाउ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड इज अ वेरी, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बनता है कि लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं कि बीजेपी को 40% लोगों ने वोट दिया और बीजेपी जीत गई। ठीक है, आम आदमी पार्टी को जो है 30% वोट मिले, आपका जो है बीजेपी को 45% वोट मिले, एंड जो कांग्रेस थी उसको 30% वोट्स मिले, इस तरह से मिले। तो बताओ कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? तो आप कहोगे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को 45 मिले, बाकियों को 30-35 इस तरह से मिले हैं। तो आप कहोगे बीजेपी जीतनी चाहिए क्योंकि बीजेपी को मैक्सिमम मिले हैं। तो बीजेपी को अगर 45 मिले हैं तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि 55% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। ठीक है, सो इफ 45% ऑफ पीपल आर वोटिंग बीजेपी एंड 55% जो है वो कांग्रेस और आम आदमी को दे रहे हैं, फिर भी बीजेपी जीत रही है, तो लोग क्या कहेंगे कि बीजेपी फेवरेट है,
बट आप देखें ओवरऑल तो 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ करा। आपने वो 45 का शेयर दिखा दिया, पर क्या आपने 55 पे फोकस करा? नहीं करा। हो सकता है कई बार आप 55 पे फोकस कर दो और 45 को ना दिखाओ। तो आप जो है नंबर्स के साथ गेम खेल के किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो। तो ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है। देन स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली टू एन एवरेज। इसके अंदर क्या है कि एवरेज तक ही बात सही होती है। एवरेज तक बात सही होती है का क्या मतलब है कि अगर हम दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली का अगर ये एवरेज निकाला जाता है कि आपके सर्टन एरिया के अंदर जितनी है दिल्ली के अंदर टोटल चोरियां हुई, उसके बेसिस से बोला जाता है कि हर दिन 2 चोरियां होती हैं एवरेज पे। पर क्या एक्चुअली में एक दिन 2 चोरियां होती हैं? हो सकता है एक दिन 4 चोरियां हो रही हो और एक दिन एक भी चोरी ना हो रही हो। बट हमारा एवरेज क्या कह रहा है कि प्रतिदिन 2 चोरियां हो जाती हैं। इतनी नंबर ऑफ चोरीज दिल्ली के अंदर हैं। तो आपको जो रिज़ल्ट आया वो 100% करेक्ट नहीं आया। हो सकता है एक दिन 4 चोरी हो रही हो और एक दिन एक भी चोरी ना हो रही हो। उस हिसाब से जो एवरेज है वो 2 का आया हो, 2 इन ईच डे। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक लेवल तक ही सही होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती है। देन स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। इनको जो है इनके अंदर बहुत सारी अजम्पशंस ली जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जो 100% करेक्ट नहीं होते। जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी। तो दाम तो फिर गाड़ियों के महंगे होते हैं, जैसे जैगुआर है, लैंड रोवर वगैरह ये सब कार हैं, इनके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी लोग इनको खरीद रहे हैं, ऑडी मर्सिडीज़ को। तो आपका तो लॉ ऑफ डिमांड फिर फ्लॉप हो गया। आप कह रहे हो दाम बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, पर यहाँ तो डिमांड बढ़ रही है। क्यों होता है ऐसा कि हम लॉज में ऑलरेडी बहुत सारी अजम्पशंस लेके चलते हैं कि हम बाकी सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स से मिलने वाला आंसर हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता है। एंड ओनली एक्सपर्ट कैन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक इंसान एक लेमैन जिसको स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी नहीं आती, जिसको फॉर्मूलाज नहीं आते, वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं ले पाएगा। तो ये सारी थी इसकी लिमिटेशन। इसमें फिर एक छोटा सा वर्ड आता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अगर एक गलत इंसान के हाथ में स्टैटिस्टिक्स दी जाए जो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स जो है गलत रिजल्ट दे सकती है, जो कि प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो हमने स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस इसके अंदर पढ़ा। देन हमने फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़े, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, अलग अलग एजेंसीज के हिसाब से हमने लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। इसके साथ आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी हॉट्स के एंड ऑल, वो आपको सॉल्व करने हैं। आफ्टर दैट आपके क्वेश्चंस ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।